हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रिंस है, प्रिंस अरोड़ा। आई हैव completed my BTech in civil engineering and MTech in offshore structures from IIT Madras in 2014। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक, गेट 1 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इवन दो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए, बट ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी काम आएगी, बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको लाइक करें वीडियो को, और अपने बाकी स्टूडेंट्स लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू दैट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कैसी स्ट्रेटजी बनाएं, हम क्या करें, कैसे पढ़ें कि हम टॉप लेवल के स्टूडेंट्स में आए, टॉप रैंक लेकर आए हम। ठीक है, एक मैं छोटा सा फिगर आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर अराउंड 10 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, और वो भी कब की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 2-3 साल के अंदर, जैसे 2019, 2020, 2021। ठीक है, अगर मैं ये 3 साल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 9 to 10 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने सारे ब्रांचेस का बताया है, और इसी में एक छोटा सा फिगर देता हूं। तो व्हाट डू यू थिंक, कितने लोग इसको क्वालिफाई कर पाते होंगे? मैंने क्या बोला है, सिर्फ क्वालिफाई। क्वालिफाई मीन्स व्हाट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप रैंक होल्डर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको भी पता होंगे, ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। किसी ब्रांच में 25 है, 25 मार्क्स है, किसी के अंदर 30 मार्क्स है, किसी के अंदर 32, 33, और ये कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 ईयर्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 25 से लेके 35 तक के रेंज के बीच में रहते हैं, 25 to 35, और मे बी सम टाइम 2-3 मार्क्स अप एंड डाउन, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब अगर हम बात करें 100 मार्क्स में से भी स्टूडेंट जो हैं, सिर्फ कितना फिगर, कितना परसेंट लोग क्वालिफाई कर पाते हैं? 16% to 18%, इतने लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। बट ऐसा क्यों है, ये इतना कम परसेंटेज क्यों है? उसका रीजन है, गेट एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो इस तरीके से बनाया जाता है। उसके अंदर आपकी 4 तरह की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 4 तरीके की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है, एंड देन वो पेपर उसको सेट किया जाता है। ये पेपर कौन सेट करता है? बेसिकली IISc प्लस 7 ओल्ड IITs टुगेदर। ठीक है, ये बेसिकली 8 कॉलेजेस मिलके, और एवरी ईयर इट इज बीइंग डिजाइंड बाय वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ दिस। ठीक है, इन सब कॉलेजेस में से सिर्फ एक ही कॉलेज एवरी ईयर प्रिपेयर द एग्जाम। ठीक है, तो अब हमने बात करी कि सिर्फ 16% ही क्यों क्वालिफाई कर पाते हैं, बिकॉज एग्जाम का पैटर्न ऐसा है। और नंबर 1 पॉइंट ये था, नंबर 2 पॉइंट कौन सा है, कि हमारी स्ट्रेटजी ही सही नहीं होती प्रिपरेशन की। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास 1 साल है नेक्स्ट एग्जाम आने से पहले, तो हम देखेंगे कि 1 साल में आप उसको कैसे पेसअप करेंगे, अपनी रिवीजन को एज वेल एज आपके स्टडी को, और कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है वो हम आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा एजेंडा क्या रहेगा कि वाई गेट, हम गेट क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, और गेट स्पेसिफिक टू सिविल। अगेन इसमें हम सिविल का पोर्शन सिर्फ 10-20% ही डिफर करेगा, बाकी इट इज एप्लीकेबल फॉर रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस। फिर हम बात करेंगे थर्ड स्लाइड पे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस। इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। फिर हम बात करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द टूडेज स्लाइड। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वाई गेट। तो अभी हम बात करते हैं गेट क्यों पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब गेट का अगर हम एग्जाम क्यों देंगे, गेट एग्जाम इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टफेस्ट है, बट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। क्यों?
क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा है। अब हम देखते हैं इसका पैटर्न ऐसा क्या है, क्यों है ये टफ एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर आपके चार स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। वो चार स्किल्स कौन कौन से हैं? आपका रिकॉल पावर देखा जाता है। ठीक है, अब रिकॉल पावर क्या होगा? हर एक स्टूडेंट का कैपेसिटी अलग होता है, कैपेबिलिटी अलग होता है। ठीक है, रिकॉल मतलब क्या है? आपका मेमोरी चेक किया जाएगा, आपका फॉर्मूलाज कितना याद रहता है, आपको कंसेप्ट्स कितना याद रहते हैं, और आपको फैक्ट कितना याद रहता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा इसके अंदर हमने बोला कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हमने बोला फैक्ट, एज वेल एज इसके अंदर हमने बोला फॉर्मूला आपको कितना याद है। ठीक है, तो वो सब चीजें रिकॉल के अंदर चेक की जाएंगी। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन चेक किया जाएगा, मतलब क्या कि आप एक पैराग्राफ से, और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया रहेगा और आपको उसमें से कितना तरीके से आप जो है आंसर को निकाल पाते हो उस कॉम्प्रीहेंशन से। ठीक है, तो आपका इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। बेसिकली आप जो कॉन्सेप्ट है कितना आप रियल लाइफ में आप उसको अप्लाई कर पाते हैं, या इंडस्ट्री में अप्लाई कर पाते हैं, या उसको आप किस तरीके से अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। वो आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनालिसिस, विच एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर चार चीजों को टेस्ट किया जाता है। अब क्या होता है, कितनी बार मान लो मेरे को रटने में मजा आता है और आई एम गुड इन रट्टाफिकेशन, ठीक है, जिसको हम क्रैमिंग बोलते हैं। बट अगर मैं रटने में माहिर हूं, दैट डज नॉट इंडिकेट दैट आई एम गुड इन कॉम्प्रीहेंशन, और आई एम गुड इन एप्लीकेशन, और आई एम गुड इन एनालिसिस। ठीक है, आई मे लैक इन रेस्ट ऑफ द थ्री, और आई मे बी एक्सपर्ट इन टू, बट आई मे लैक इन रेस्ट ऑफ द टू। ठीक है, तो जब ये चारों चीज को कंबाइन किया जाता है, दैट्स वेयर इट इज कंसिडर्ड एज टफ एग्जाम और वन ऑफ द टफ एग्जाम। ठीक है, एक तो नंबर पॉइंट ये हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं गेट। हमने पूछा क्यों, तो गेट के बाद अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो, लाइफ में अगर तुमने एक बार इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया, तो मतलब ऑलरेडी तुम गेट ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी तुम इंजीनियरिंग में हो, दैट इज व्हाट आई एम कंसीडरिंग। ठीक है, इवन दो गेट इज ऑल्सो वैलिड फॉर फ्यू अदर, बट अगर आप स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग देख रहे हैं तो इट इज ऑलरेडी पक्का कि आप इंजीनियर हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप इंजीनियर हैं तो उसके बाद आपके पास दो ही टारगेट रहते हैं। क्या? या तो आप हायर स्टडी करेंगे, ठीक है, और या आप जॉब करेंगे। तो बेसिकली गेट के थ्रू आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। हायर स्टडी का भी ऑप्शन है, आप आईआईटीज में चले जाइए, एनआईटी में चले जाइए, और बाकी की यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं हायर स्टडी के लिए, लाइक एमटेक, एमएस और पीएचडीज ऑल्सो। और अगर आप जॉब, जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब है वो प्रेस्टिजियस मानी जाती है, तो अभी तो मल्टीपल कंपनीज आर देयर विच टेक्स थ्रू द गेट एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पोर्टफोलियो आपके पास ओपन होते हैं। हेंस दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियर। ठीक है, तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि गेट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो हमने देखा, एक टफ एग्जाम है, और दूसरा हमारे पास दोनों के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं कि हम पढ़ सकते हैं आगे और हम जॉब भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट गेट सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि अब कुछ अभी इंट्रोड्यूस हुए होंगे और कुछ पहले से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, ये एक सीबीटी है। ठीक है, मीन्स व्हाट? इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये पहले वाला नहीं है कि आप बबल फिल कर रहे हैं और आपको एक हार्ड कॉपी दी जा रही है, नहीं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, और ये 3 आवर्स ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, ये 3 आवर्स ड्यूरेशन का होता है। अभी मैं सिलेबस के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसके अंदर आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरा आता है एमएसक्यू, जो रिसेंटली ऐड हुआ है। एमएसक्यू क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 दिए हैं, तो उसके अंदर से एक सही हो सकता है, दो सही हो सकते हैं, तीन, चार, पांचों भी सही हो सकते हैं, और अगर 4 दिए हैं तो चारों सही हो सकते हैं। एमसीक्यू, इसको हम बोलते हैं एमएसक्यू। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं इसके बाद नेट।
नेट क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसके अंदर आपको क्या होगा कि आपको स्पेस दिया, उसमें लेटर से 3.141 कुड बी द आंसर, ठीक है। उसके अंदर आपको दिया रहेगा 3 डेसिमल तक करेक्ट चाहिए, 2 डेसिमल तक करेक्ट चाहिए, और वो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी। और जैसे हम आगे डिटेल में जाएंगे वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारे पास एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नेट आया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डालें जो कि नेसेसरी होते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है, इसके अंदर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को वापस से अलाउ किया गया है। वापस अलाउ करने का मतलब क्या है कि पहले तक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अलाउड थे। अब मैं अगर बताऊं, मैंने बीटेक जो है मेरा 2008 टू 2012 है, ठीक है। तो मैंने अपने थर्ड ईयर में दिया, मतलब 2011 में मैं अपीयर हुआ। तो उस टाइम पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट अलाउड थे, बट उसी के 1-2 साल बाद थर्ड ईयर को बंद कर दिया गया, सिर्फ फोर्थ ईयर के लिए अलाउड था, मीन्स जो फाइनल ईयर में। बट अगेन ये रूल हमारा आ चुका है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी अलाउ होंगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट एग्जाम। और दूसरी खास बात क्या है इस एग्जाम की, इसके अंदर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम तुम देखो, यूपीएससी के उठाओ, आईएएस उठाओ, और एनी अदर एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम ऑल्सो, सबके अंदर अपर एज लिमिट रहती है, बट इसके अंदर नहीं रहती, ठीक है। सो वी कैन से दैट नो एज लिमिट इन दिस, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम। उसके बाद हम बोलते हैं इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, जो रिजल्ट वैलिड रहेगा वो 3 इयर्स के लिए वैलिड है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर सीई, इवन दो मैंने यहाँ पर लिखा है सीई, बट ये ऐसा नहीं है सीई के लिए वैलिड है, सब बाकी ब्रांचेस के लिए भी, बाकी ब्रांचेस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। नाउ लेट अस गो फर्दर। अब हम बात करते हैं सिविल एग्जाम के सिलेबस की। नाउ दिस इज स्पेसिफिक टू द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो एग्जाम का मार्क्स है वो 100 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 100, 15 इज गिवन टू जनरल एप्टीट्यूड जीए, रेस्ट ऑल 85 इज गिवन टू कोर, जिसके अंदर की मैथ्स भी इंक्लूड है। कोर प्लस मैथ्स दोनों इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन एन एवरेज आई एम सेइंग मैथ्स जो है 12 से 15 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स का पूछा जाता है, बट स्टिल आई गिव जस्ट 15 मार्क्स टू दिस, ठीक है। बट ये वेरी करता है, ठीक है। इसके अंदर वेरियस सब टॉपिक्स हैं, लीनियर अलजेब्रा, लाइक दैट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, बट मैं वो अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करूँ, अगेन ये 7 सेक्शन में सिविल का जो सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज एज पर द सिविल सिलेबस डिफाइंड बाय आईआईटी, ठीक है। बाकी कोई मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप सब्जेक्ट का लिस्ट देखेंगे, वी हैव अ ह्यूज लिस्ट, बट दिस सेक्शन हैज बीन डिफाइंड बाय आईआईटी, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स का है। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करूं, इसको भी मैं 15 मार्क्स का वेटेज दे रहा हूं, बट इट वेरीज, अगेन यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट नंबर नहीं है, इट वेरीज, ठीक है। इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट नंबर। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या आता है, अब आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी लास्ट 3-4 साल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले नहीं था। सॉलिड मैकेनिक्स आएगा आपके पास, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस आएगा, उसके अंदर आपके पास SA1 SA2 करके डिफरेंट डिफरेंट आपको बीटेक में पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पर हम ऐसे ही रखेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस रखेंगे, ठीक है। फिर कॉन्क्रीट आ जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वेटेज इतना है। सिमिलरली जियो टेक्निकल, जिसके अंदर आपके पास सॉइल मैकेनिक्स आता है प्लस फाउंडेशन आता है, उसका भी ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का हमारा वेटेज है। फिर सिमिलरली WRE, जिसके अंदर आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा WRE के अंदर, ठीक है। आपके पास हाइड्रोलिक्स आ जाएगा, इरिगेशन आ जाएगा, लाइक दैट एटसेट्रा। अगेन आई एम नॉट गिविंग यू द सब क्लासिफिकेशन फर्दर, वो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे वहां पर मिलेगा, ठीक है। ना ही मैं सिलेबस को डिटेल में देने जा रहा हूँ, मैं मेन फोकस है यहाँ पर 1 ईयर स्ट्रेटेजी। बट 1 ईयर स्ट्रेटेजी कैसे बता पाऊंगा जब
सिलेबस बताऊंगा तभी 1 ईयर स्ट्रेटेजी बता पाऊंगा या टॉपिक्स वाइज, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं, अगेन इसके अंदर भी तुम्हारा 15 मार्क्स मानकर चलो। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड जियोमेट्रिक्स में 5-5 मार्क्स मान, ठीक है। अब अगर मैं मेन इसके अंदर देखूं, मेन इसके अंदर क्या है हमारा, ये, ठीक है, यहाँ पर वेटेज ज्यादा आता है, ठीक है। दैट डज नॉट मीन कि ट्रांसपोर्टेशन एंड जियोमेट्रिक्स को इग्नोर करना है, ऐसा नहीं है, बट तुम मार्क्स देखने के बाद तुमको एक आइडिया हो जाना चाहिए किस सब्जेक्ट में कितना टाइम डालना है, कितने मार्क्स को फेच करना है वहां से, ठीक है। तो ये तो जनरल पर से सब्जेक्ट्स था सिलेबस, जिसके ऊपर मैं और टाइम नहीं डालूंगा। नाउ लेट अस गो टू द मेन थिंग, दैट इज नथिंग बट द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ पर मैं तुमको मंत्रा दूंगा। हमने 4 चीजें देखी, 4 स्किल सेट टेस्ट किए, हमने ये भी देखा सिर्फ 16% स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाते हैं। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे करनी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। देखो, मान लो आज जो है 1 मार्च है, जो कि नहीं है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मार्च में आपने डिसाइड किया कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ूंगा तो उसमें अब क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि लेटर से मैं उसको टारगेट रखूंगा 20 डेज का, ठीक है, या 30 डेज, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। तो एक सब्जेक्ट ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, पूरे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर भी हो जाओगे। अब अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उठाया है, तो आप दूसरी साइड लेटर से एफएम उठा लो, फ्लूइड मैकेनिक्स। यू कैन डिवाइड द टाइम, ठीक है, इसको भी 30 डेज मान लो। आपने 30 डेज टुगेदर दोनों सब्जेक्ट को एक साथ चला रहे हो, आपके पास मान लो 5 घंटे, अदर देन योर कॉलेज 5 घंटे हैं, ठीक है, तो आपने 2.5 आवर्स दे दिया। आपके पास 10 आवर्स हैं तो आपने 5 आवर्स दे दिया। आपके पास 16 आवर्स हैं, आपने 8 आवर्स दे दिया। लाइक दैट यू कैन गिव, ठीक है। एक बार इन सब्जेक्ट को पढ़ा, 30 डेज में खत्म कर दिया, मतलब 31 मार्च या 30 मार्च तक आपने खत्म, और एक दिन मैंने आपको घूमने के लिए दे दिया। 30 मार्च तक खत्म किया, 31 तक घूम लो, ठीक है, एक दिन घूमने का हो गया, एंजॉय किया। अब अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल पे, 1 अप्रैल पे आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, लेटर से आरसीसी, ठीक है, और आपने यहां पर स्टार्ट किया एनवायरमेंट। इसको भी मैं 30 डेज मान के चल रहा हूं, जस्ट फॉर ईज, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब आपने ये किया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा मई, जब मई आएगा 1 ऑफ मई, अब क्या होगा आपके पास 1 ऑफ मई में एक नया सब्जेक्ट उठ के खड़ा होगा, ठीक है, नया सब्जेक्ट उठ के खड़ा होगा। लेटस से मैंने सोम कर दिया, आरसीसी कर दिया, लेटस से सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, और इधर हम कर देते हैं ट्रांसपोर्ट। अब आपके पास अगर 10 आवर्स है, 10 आवर्स है, तो 10 आवर्स में से मैं बोलूंगा आप 3 आवर्स इसको दे दो, 3 आवर्स इसको दे दो, 6, बाकी बचे आपके पास 2 आवर्स, 2 आवर्स। वो 2 आवर्स में सोम का रिवीजन स्टार्ट करो और फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन स्टार्ट करो, और साथ में इनके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सो दैट ये आपका रिवीजन होगा। बट ये रिवीजन कितने टाइम बाद कर रहे हैं आप, 30 डेज के बाद आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट रिवीजन में डिफिकल्टी होगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे। पैरेलली क्या है, मान लो सोम है, इस बार आप क्या करेंगे कि इसको 5 पेजेस में या मैक्सिमम 10 A4 पेजेस में समराइज करेंगे। और इसके अंदर अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला है तो उसको A4 साइज पे लिख के अपनी टेबल के आसपास चिपका देंगे, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए मम्मी पापा बोल सकते हैं ये क्या कर दिया, घर खराब कर दिया, बट डोंट वरी, ठीक है, टेक इट इजी, उसको वहां पर चिपका दो घर पे, जिसमें कि आप टेबल के पास बैठे हो तो आपको दिखेगा, और आप फॉर्मूलाज को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपने उसको मई मंथ में उसको रिवाइज किया, ठीक है, मई मंथ में रिवाइज किया। अब आप क्या करेंगे, आपने अपने 30 डेज का गैप डाला था, अब आप 60 डेज का गैप डालो सोम में, ठीक है, और ये आपको सब लिख के रखनी है डेट, ठीक है। एक डायरी खरीद लो जिसके अंदर की डेज रहेंगे, और आपने जैसे ही सोम कंप्लीट किया, यहाँ पर इधर सोम कंप्लीट किया, तुरंत वहां पर 1 मई की डेट पर जाकर लिख दो
कि आज से मुझे सोम का रिवीजन स्टार्ट करना है, एज वेल एज आज से मुझे 1 मई से फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जब 1 मई डेट पक्की हो गई, उसके बाद जून आएगा, जुलाई आएगा, तो 1 अगस्त को भी डेट डाल के रखो। तो आपका जो सोम है यहाँ खत्म हुआ, और साथ में रिवीजन की डेट क्या क्या आ गई, आपकी रिवीजन की डेट पक्की हो गई 1 मई से। उसके बाद 60 डेज का गैप डालो, मई पूरा, जून, ठीक है, मई पूरा गया, जून पूरा गया, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लेटर से जब हमने 30 डेज का गैप डाल दिया था, उसके बाद हम 60 डेज का गैप डाल देते हैं और 1 जुलाई डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप 90 डेज का गैप डाल दो। तो जब आप पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 1 अक्टूबर ये आपका, ठीक है। अब देखो, आप जब एग्जाम तक पहुंचेंगे, हर एक सब्जेक्ट का आपका 6 से 7 बार रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट रिवीजन में लेटर से सोम को 10 आवर्स लगा, सेकंड जब रिवीजन करोगे ऑटोमेटिकली 6 आवर होगा, जब आप थर्ड रिवीजन करने जाओगे ऑटोमेटिकली 4 आवर होगा, और फिफ्थ रिवीजन तक जाते जाते 1 आवर के अंदर सोम खत्म हो जाएगा। अब सोचो, अगर आपके पास 15 नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, गेट का जब एग्जाम आएगा 15 आवर्स के अंदर आपका रिवीजन खत्म। वो आप रिवीजन क्या करेंगे, मेन जो पॉइंट आपने यहाँ चिपकाए हैं उसको आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये आपका एक रिवीजन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और इसमें डू नॉट फॉरगेट कि आप एक डायरी बना लो। डायरी बनाना, कुछ दिन तक आपको ये लगेगा कि इसने क्या बकवास बोला है, बट माइंड माई वर्ड्स कि वो बकवास नहीं है। आप करके देखना, 10 दिन करके देखना, 20 दिन करके देखना, वो आप जब डायरी पे सोने जाओगे उससे पहले खोल के देख लो कि मेरे पास कल के लिए क्या डेट में, कल की डेट में क्या लिखा हुआ है। वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और वो यहाँ रजिस्टर होगा। यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट दैट। ठीक है, और जो क्रैम करने वाली चीजें हैं, अब मैं तुमको ये नहीं कहूंगा क्रैम भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको टॉप लेयर्स में आना है। ठीक है, टॉप लेयर में जाना है, इसलिए क्रैम करना इंपॉर्टेंट है। तो वो अब देखो, क्रैम नहीं करोगे तो क्या, लेटर से 25 मार्क्स का सिर्फ क्रैम करने का ही क्वेश्चन आया है, तो आप 75 मार्क्स में कॉम्पीट करोगे। मैं नहीं चाहता आप 75 मार्क्स में कॉम्पीट करो, आप पूरा 100 मार्क्स में कॉम्पीट करो, एंड देन यू ट्राई टू गेट इट समवेयर क्लोज टू 90 और 80। ठीक है, 80-90 के बीच में अपना टारगेट रखो। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऐसे, और बहुत सारे पैटर्न हैं जिसमें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर लाना है, सब्जेक्ट वाइज भी, और एज वेल एज एलिमिनेशन प्रोसीजर होता है, और आपका यूनिट वाला प्रोसीजर रहता है। देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बट स्टिल यू विल गेट द आंसर। ठीक है, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स, टैक्टिक्स। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आप एक लेंदी वे से जा रहे हैं जो बीटेक में सीखा है, विजअविस एक आपने शॉर्ट ट्रिक सीखी है कि उस क्वेश्चन को 1 लाइन में कैसे करना है। ठीक है, 1 लाइन में उसका आंसर कैसे लाना है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। इसके बाद मोस्ट लाइकली मैं आपको कोर सब्जेक्ट स्टार्ट कराऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so that is going to be the, like I can say that I'll teach you all the type of short tricks over there, and then you will like it and you will see कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट से हम उसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो stay tuned again। I'll just remind you that please like the video, share it, and then subscribe the channel. Thank you so much for listening.